Good morning, dear students. How are you? I hope you all are good, fine, and healthy at your places. I am Meena ma'am, history teacher. Today we will discuss class 11th, chapter 9, औद्योगिक क्रांति. Let's we start. बेटा कल हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन, औद्योगिक क्रांति क्या है और ये सबसे पहले ब्रिटेन में ही क्यों आई, ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियाँ थी, ऐसी कौन कौन सी वहाँ पे सिचुएशन हुई, स्थितियाँ पैदा हुई कि ब्रिटेन के अंदर ही सबसे पहले औद्योगिक क्रांति आई. तो हम ये कल दोनों टॉपिक डिस्कस कर चुके थे. टुडे वी विल डिस्कस टॉपिक शहर, व्यापार और वित्त. आज हम शहर के बारे में देखेंगे, व्यापार के बारे में देखेंगे और उनका जो वित्तीय जो इकोनॉमिक स्टैंडर्ड है उसको डिस्कस करेंगे. तो बेटा हम यहाँ से अब स्टार्ट करते हैं. 18वीं शताब्दी से यूरोप के बहुत से शहर क्षेत्रफल और आबादी दोनों की दृष्टियों से बढ़ने लगे थे. वो एरिया वाइज भी ज़्यादा हो रहे थे, बढ़ रहे थे, इंक्रीज हो रहे थे और उनकी जो पॉपुलेशन थी वो भी इंक्रीज हो रही थी. यूरोप के जिन 19 शहरों की आबादी, उनकी पॉपुलेशन 1750 टू 1800 के बीच दोगुनी हो गई थी. उनमें से 11 ब्रिटेन में थे. 11 किस में थे? ब्रिटेन में थे बेटा. इन 11 शहरों में लंदन सबसे बड़ा था. कौन सी सिटी थी जो सबसे लार्ज थी? वो क्या थी? लंदन थी, जो देश के बाज़ारों का केंद्र था, मतलब मार्केटिंग के लिए भी फेमस था और उनका वो सेंटर था. बाकी बड़े बड़े शहर भी लंदन के आसपास ही स्थित थे. जो बिग जो सिटीज़ थी वो लंदन के आसपास ही थी. लंदन ने संपूर्ण विश्व में भी एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया था. वर्ल्ड के अंदर भी लंदन क्या बन गया था? एक इम्पोर्टेंट प्लेस बन गया था. 18वीं शताब्दी तक आते आते भूमंडलीय व्यापार का केंद्र इटली तथा फ्रांस के भूमध्य सागरीय पतनों, बंदरगाह. पतन क्या होते हैं? बंदरगाह होता है. यहाँ पतन का मीनिंग विनाश नहीं होता है. यहाँ पतन किसके लिए यूज हुआ है? एक बंदरगाह के लिए हुआ है. बंदरगाह क्या होती है? जो समुद्र के निकट जो जगह होती है वहाँ से हमारा जो भी आयात और निर्यात किया जाता है उसको बंदरगाह बोला जाता है. बंदरगाह से हटकर हॉलैंड और ब्रिटेन के अटलांटिक पतनों पर आ गया था. इसके बाद तो लंदन ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए ऋण प्राप्ति के प्रधान स्रोत के रूप में एम्स्टर्डम का स्थान ले लिया था. एम्स्टर्डम का स्थान ले लिया था. साथ ही लंदन इंग्लैंड, अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के बीच स्थापित त्रिकोणीय व्यापार का केंद्र भी बन गया. अमेरिका और एशिया में व्यापार करने वाली कंपनियों के कार्यालय भी लंदन में थे. इंग्लैंड में भिन्न भिन्न बाजारों के बीच माल की आवाजाही प्रमुख रूप से नदी मार्ग से और समुद्री तट की सुरक्षित खाड़ियों के पानी के जहाज़ों से होती थी. रेल मार्ग का प्रसार होने पर जब रेल का विस्तार हो गया, जल मार्गों द्वारा परिवहन स्थल मार्गों की तुलना में सस्ता पड़ता था और उसमें समय भी कम लगता था, टाइम भी बहुत ही कम लगता था. काफ़ी पहले यहाँ तक कि सन 1724 में इंग्लैंड के पास नदियों के जरिए लगभग 1160 मील लंबा जलमार्ग था जिसमें नौकाएं चल सकती थी और पहाड़ी इलाकों को छोड़कर देश के अधिकांश स्थान नदी से अधिक 15 मील की दूरी पर थे. चूँकि इंग्लैंड की नदियाँ के सभी नौचालनीय भाग समुद्र से जुड़े थे, इसीलिए नदी पोतों के जरिए ढोया जाने वाला माल समुद्र तटीय जहाज़ों तक, जिन्हें तटपोट कहा जाता था, कोस्टर्स कहा जाता था, आसानी से ले जाया जाता और सौंपा जा सकता था. तो आपके लिए यहाँ क्वेश्चन निकल के आ रहा है बेटा, तटपोट किसे कहा जाता था? ओके. सन 1800 तक इन कोस्टर तटपोतों पर काम करने वाले नाविकों की संख्या 1 लाख तक पहुँच चुकी थी.
देश की वित्तीय प्रणाली का केंद्र बैंक ऑफ इंग्लैंड 1694 में स्थापित हुआ था। फिर यहाँ आपके लिए क्वेश्चन बन रहा है कि बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना कब हुई थी। ओके, 1784 तक इंग्लैंड में कुल मिलाकर 100 से अधिक प्रांतीय बैंक थे और अगले 10 वर्षों में इनकी संख्या बढ़कर 3 गुना हो गई थी। 1820 के दशक तक प्रांतों में 600 से अधिक बैंक थे। भाई फिर यहाँ क्वेश्चन बन रहा कि 1820 तक कितने बैंक थे, तो 600 से भी ज़्यादा थे। और अकेले लंदन में 100 से अधिक बैंक थे। तो लंदन का अलग से पूछा जा सकता है आपको, तो अकेले लंदन में कितने थे, 100। बड़े बड़े औद्योगिक उद्यम स्थापित करने और चलाने के लिए आवश्यक वित्तीय साधन इन्हीं बैंकों द्वारा उपलब्ध कराए जाते थे। 1780 के दशक से 1850 के दशक तक ब्रिटेन में जो औद्योगिकरण हुआ उसके कुछ कारण ऊपर बताए जा चुके हैं। गांव से आए अनेक गरीब लोग नगरों में काम करने के लिए उपलब्ध हो गए थे। बड़े बड़े उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए आवश्यक ऋण राशि उपलब्ध कराने के लिए बैंक मौजूद थे और परिवहन के लिए एक अच्छी व्यवस्था उपलब्ध थी। तो अब आपके लिए क्वेश्चन जो यहाँ सेकंड पैराग्राफ के अंदर जो हमने कल डिस्कस किया था कि ब्रिटेन ही क्यों, तो ब्रिटेन ही क्यों, तो इसके अंदर आपने देखा होगा कि जो गांव से पलायन करके जो लोग आ रहे थे वो मजदूर के रूप में मिल गए थे उन्हें, और परिवहन का भी अच्छा साधन थे। और वो उन कारखानों या कंपनी को चलाने के लिए जो भी पैसे की ज़रूरत थी, जो भी वित्त की ज़रूरत थी, उसके लिए क्या खोल दिए गए थे, बैंक बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो इसीलिए औद्योगिक जो डेवलपमेंट हुई, जो विकास हुआ, इसीलिए सबसे पहले ब्रिटेन के अंदर हुआ। ओके बेटा, नेक्स्ट आगे के पृष्ठों में 2 नए कारकों का वर्णन किया गया है। प्रौद्योगिकी परिवर्तनों की श्रृंखला, जो न्यू टेक्निक आई वो, जिसमें उत्पादन के स्रोत से अचानक वृद्धि कर दी गई, और एक नया परिवहन तंत्र जो रेल मार्गों के निर्माण से तैयार हो गया। इन दोनों विकास कर्मों के मामले में यदि बीच के समय को सावधानीपूर्वक देखा जाए तो यही पता चलेगा कि इन विकास कर्मों और उनके व्यापक इस्तेमाल के बीच कुछ दशकों का अंतराल रहा था। इसीलिए कोई यह न समझे कि प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कोई नया आविष्कार होते ही उद्योग में तत्काल उनका प्रयोग शुरू हो गया। 18वीं शताब्दी में कुल मिलाकर जो 26,000 आविष्कार हुए, उनमें से आधे से अधिक आविष्कार 1782 टू 1800 तक की अवधि में हो गए थे। इन आविष्कारों के कारण अनेक परिवर्तन हुए। हम इन परिवर्तनों में से केवल 4 बड़े परिवर्तनों अर्थात लोहा उद्योग का रूपांतरण, कपास की कटाई, बुनाई, भाप की शक्ति का विकास और रेल मार्गों की शुरुआत पर चर्चा करेंगे। आगे नेक्स्ट टॉपिक्स में हम इन्हीं को डिस्कस करेंगे। तो कल हम टॉपिक डिस्कस करेंगे कोयला और लोहा। ओके बेटा, तो आज आप यहीं तक अपने नोट्स तैयार करोगे और इसे अच्छे से रीड आउट करोगे। ओके, थैंक यू।